बेरी साहब इत्थे दे MLA रहे आ सेंटर तो सेंटर एरिए की हालत इन्नी खस्ता मीह पैंदे हुंदी है कि मकान रोण नूं फिरदे आ। इत्थे गोडे गोडे पानी आ। बेरी साहब को लोग जाते आ, आश्वासन मिलता, ये भी MLA रहे आ ते अजकल अरोड़ा साहब भी इत्थों MLA आ। इन्हां मसलियां का जानी सुधार नहीं होया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? पंजाब में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सेक्रेटरी आलोक शर्मा द्वारा जलंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनके साथ जलंधर कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र बेरी, विधायक बाबा हेनरी, प्रगट सिंह तथा अन्य लीडरशिप मौजूद थी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था, साफ सफाई, विकास के मुद्दों के साथ साथ किसानों के मुद्दों पर भी बात। बेरी साहब, हमारे जलंधर के अध्यक्ष, मेरे साथ उपस्थित AICC के मेरे सेक्रेटरी रविंद्र दलवी जी, मेरे साथ दोनों ही मेरे एक बड़े भाई और एक छोटे भाई बाबा जी और प्रगट सिंह जी, दोनों ही आपके यहाँ के बहुत ही कर्मठ विधायक, और यहाँ पर सभागार में प्रेस वार्ता में आए तमाम पत्रकार बंधुओं, हम सभी का धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से इस पंजाब की पवित्र भूमि, गुरुओं की भूमि, बलिदान की भूमि और यहाँ के तमाम देवी देवता, यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान में हैं और जो नहीं हैं हमारे बीच, सभी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर झुकाकर नमन प्रस्तुत करता हूं। आज साथियों, आपके बीच में आने का जो मूल मकसद है वो यही है कि चुनाव का उद्घोष जो है वो बहुत जल्द होने जा रहा है। उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी जो बार बार चुनाव लड़ने से भाग रही थी और जिस तरह से सिविक बॉडीज का बंटाधार पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने किया है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उनके डंडा चलने के बाद ही ये सरकार जागी। चुनाव सर पर हैं। मुझे और दलवी जी को अभी चंद दिनों पहले ही कुछ पंजाब का प्रभार यहाँ पर मिला। आज तीसरा दिन है कि हम पटियाला और अमृतसर से होते हुए जलंधर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वही एक रास्ता है कि हम जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा सकें। 2-3-4 विषयों के ऊपर मैं संक्षिप्त अपना वक्तव्य दूंगा। उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सादर आमंत्रित रहेंगे। हमारे दोनों विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, अध्यक्ष तो हैं, इनको एक एक नस नस का, बारीकी का यहाँ पर पता है कि किस तरह से जलंधर के सामने कौन कौन सी आज समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या हम जो मानते हैं पंजाब के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। जिस तरह से एक्सटॉर्शन पूरे पंजाब के अंदर फैल गया है, आज जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब प्रदेश के स्वयं गुरु के दरबार में भी सुरक्षित नहीं है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वहां पर गोलियां चल रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। और कांग्रेस पार्टी इस घटना का कड़े से कड़े और कठोर से कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। भगवंत मान सरकार को पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के लिए हम कटघरे में खड़ा करते हैं कि जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन के फेलियर की है। वो जो पुलिस का जाबाज सिपाही वहां पर था, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फुर्ती के साथ जिस तरह से उस आतंकी व्यक्ति के हाथ को मोड़ा, हम पुलिस वाले उस साथी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन धन्यवाद किसी भी रूप में भगवत मान सरकार को क्लीन चिट नहीं है। आज हालत यह है कि पूरा का पूरा व्यापारी
परेशान है। जो भी व्यापारी थोड़ा सा उसका व्यापार चलने लगता है, उसको जेलों से और बाहर से तमाम तरह की कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। फिरौती चाहिए, पैसा चाहिए। कोई सुरक्षित अपने आप को आज पंजाब में व्यापार के मामले में नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से आज पूरा एक जाल बिछ गया है, उसका कनेक्शन ड्रग्स से भी है, उसका कनेक्शन बाकी अनैतिक चीजों से भी है, और आज उसका एक मूल कारण ये भी है कि बेरोजगारी लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हालत यह है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मंडी के अंदर, एक सब्जी मंडी है, फल मंडी है, एक बहुत छोटा सा स्थान है, व्यापार का एक मूल स्थान है। किसान अपनी फसल लेकर आता है और वहां से वो पूरे शहर में बाकी जगह जो अपना प्रोडक्ट है उसको भेजता है, एक सिस्टम है। आज हालत यह है कि मंडी के जो खड़े हैं वो भी सुरक्षित नहीं। 20, 25, 30 गुंडे आते हैं, 50 गुंडे आते हैं और मंडी में भी कब्जे करने का काम होता है। कब्जा कर लिया जाता है, उसके पैसे अलग लेते हैं, कब्जे छोड़ने के पैसे अलग लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पंजाब में आकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे तमाम उद्योग हो, उद्योगों को एक रास्ता दिखाने का काम पंजाब ने किया। आज उस पंजाब का उद्योग, उस पंजाब के व्यापारी भाई हमारे कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं, और इसके लिए अगर कोई सीधा सीधा जिम्मेदार है तो भगवंत मान सरकार जिम्मेदार है। दूसरा विषय जो हम मूल रूप से लेना चाहते हैं कि सिविक बॉडी के चुनाव सामने हैं। हमारी सरकार 5 साल रही, झूठ बोलकर, गुमराह करके इन लोगों ने सरकार पर कब्जा किया। केजरीवाल जी ने कहा कि हम इस राज्य को ड्रग्स से मुक्त कर देंगे। यहां पर आकर ड्रग्स से मुक्ति का प्रवचन देते हैं वो। यहां पर एक डमी मुख्यमंत्री को बैठाकर दिल्ली से 4-5 अधिकारी और अपने लोग बैठाकर यहां की सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहां के तमाम संसाधनों को दिल्ली की अपने चुनावों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। यहां के तमाम संसाधनों का दुरुपयोग इनके राज्यसभा के सांसद और तमाम लोग करते हैं। जो लोग वीआईपी कल्चर को समाप्त करने आए थे, वो 40-40 गाड़ियों के काफिले में 50-50 पुलिस वालों को लेकर साथ चलते हैं। सुरक्षा सबकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तो कुछ और ही कहकर आए थे। आपने तो तमाम मीडिया के साथियों के बीच में बैठकर ये कहा था ना कि मैं भी इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं, किस तरह से पंजाब के संसाधनों का उपयोग करना है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम लोग स्वयं दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आज जो दिल्ली का बेड़ा गर्क इस आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है, दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रचार का माध्यम बहुत मजबूत है उनका, झूठ बोलने का माध्यम बहुत मजबूत है उनका, एक तरफ झूठों के सरदार लाल किले से झूठ बोलते हैं और एक तरफ केजरीवाल जी जिस तरह से झूठ बोलते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हालत ये है कि पंजाब के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो व्यक्ति कहता था मैं चुटकियों में नदियों के रेते से करप्शन रोक दूंगा, 40,000 करोड़ यहाँ से आ जाएगा, 10,000 करोड़ यहाँ से आ जाएगा, 20,000 करोड़ यहाँ से आ जाएगा। शपथ ली तो इतना अमला जामा शपथ समारोह में था, पंजाब ट्रांसपोर्ट की सारी बसें वहां लगा दी गई थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हालत यह है कि इसको एक पुलिस स्टेट बनाकर छोड़ दिया है। जो बोलता है उसके खिलाफ पर्चे कर दो, जो ज्यादा बोलता है उसको जेल में डाल दो, जेल से फिरौती मांगने वाले लोगों को संरक्षण दो। ये सब आम आदमी पार्टी की नाक के नीचे हो रहा है। सवाल बहुत हैं, लेकिन आज हम जालंधर में आए हैं। जिस जालंधर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, हम सुबह बाजार में थे, कई जगह शहर में गए, कूड़े के ढेर कई जगह देखने को मिले।
चाहे वो मंदिर के पास हो, स्कूल कॉलेज के पास हो, जालंधर के फेफड़े, जालंधर के लंग्स, जालंधर की किडनी, क्योंकि सिविक बॉडी ही सारा काम करती है इस तरह का, वो सब फेल हो चुके हैं। तमाम संसाधन जो हाउस टैक्स के माध्यम से आता है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, जालंधर का लोकल बॉडी का जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कहीं गाय खड़ी नजर आ रही है, कहीं पर आवारा जो कुत्ते हैं उनसे पूरा शहर त्रस्त है, बच्चों को काट रहे हैं। वो जो आज हालत है सिविक बॉडी वो पूरी तरह से फेल है, और यही कारण था कि लगभग 2 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं कराए। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दो, प्रशासन का अधिकारी बैठा दो, प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से प्रशासन को चलाओ। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी कंटेम्प्ट लगने के बाद भी डेट अनाउंस करने के लिए तैयार नहीं। सबसे पहली कांग्रेस पार्टी की, जालंधर कांग्रेस कमेटी की, पंजाब पीसीसी की मांग है कि तुरंत चुनाव की डेट डिक्लेयर हो, तुरंत नोटिफिकेशन आए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ की जनता खासतौर पर इनको हटाने के लिए बेताब बैठी हुई। हम जब सरकार में थे तो शहीद बेअंत सिंह पार्क के लिए हमने जितना काम किया वो सारा आधा अधूरा बचा पड़ा हुआ है। हमने खेलों के बढ़ावे के लिए, जालंधर हमेशा से खेल के समान की भी और खेल की भी नगरी रहा है। हमने जिस तरह से 84 करोड़ रुपया उस समय पर सैंक्शन हुआ बर्टन पार्क के लिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की सांठगांठ की वजह से उस पार्क का कोई किसी तरह का विकास नहीं हो पाया। जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हम लोगों ने जालंधर शहर के लिए शुरू किए थे वो सारे के सारे या तो बंद हो गए हैं, या विलंबित हैं, या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। चाहे उसके अंदर सरफेस वाटर वाला जो 800 करोड़ का हमारा प्रोजेक्ट था, जो लास्ट ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, प्रगट भाई ने, हेनरी जी ने बताया मुझे कि उसमें अभी भी बहुत सारा काम बाकी बचा हुआ है। ये लोग तो भ्रष्टाचार के साथ साथ ये कहते थे कि हम क्राइम को रोकेंगे। दिल्ली के अंदर आज हालत ये है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है और ग्राउंड का मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट और जो विभाग हैं वो केजरीवाल जी के पास, और दिल्ली में 7 से 8 रेप पर डे होते हैं। आज पंजाब, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे महिला असुरक्षा हो, और चाहे क्राइम का रेट हो, फिरौती हो, और चाहे ड्रग्स हो, आज पंजाब इन्होंने नंबर 1 बना दिया है तमाम तरह के क्राइम्स में। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, टोक्यो बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। जालंधर में क्राइम को रोकने के लिए 1400 सीसीटीवी कैमरों की बात, उनके सैंक्शन, उनकी स्वीकृति, तमाम चीजें मीडिया के माध्यम से सुनने में आती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के लिए ये लोग असफल रहे हैं। क्राइम को रोकने के लिए और बाकी सब चीजों को सुचारू रूप से चलने के लिए IIIC का एक प्रोजेक्ट, आप लोग मीडिया के साथ ही हैं, मुझसे बेहतर समझते होंगे। उसमें पुलिसिंग था, कॉर्पोरेशन था, सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेशन था कि किस तरह से तमाम चीजों को रोका जाए। मेरी एक बड़े अधिकारी से आज सुबह बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमें किसी तरह का कोई आदेश नहीं है ऊपर से कि हम इन कामों को आगे बढ़ाएं। किसान का धान नहीं उठा सकते मंडी से, बाजार में फिरौती नहीं रुकवा सकते, ड्रग्स के कारोबार को इनके लोग आए दिन पकड़े जाते हैं जो उनके साथ देते हैं। स्कूलों के और मंदिर और गुरुद्वारे और मस्जिद के बाहर कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। बात बड़ी बड़ी करते हैं, आवारा कुत्तों को भी काबू नहीं कर पा रहे हैं।
छोटे बच्चों को, महिलाओं को जब वो जाते हैं गली में से काटने को दौड़ते हैं। जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए उनको आप पूरा नहीं कर पाते हैं। देवी तालाब मंदिर का जो अंडर ब्रिज है वो 3 साल से जिस हालत में है वो सब पूरे देश, पूरा जालंधर और पूरा पंजाब जानता है उसके बारे में। रेलवे स्टेशन का जो सेकंड गेट था उसके बारे में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो सिविक बॉडी के जितने भी काम थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी काम थे, सब या तो रुक गए हैं या भ्रष्टाचार की पेट चढ़ गए हैं। आज त्राहिमाम है गंदगी का, सीवरेज का। जिस तरह से आज हालत है गंदे पानी के, वो किसी से छुपे हुए नहीं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाए उनका रखरखाव भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो, सब अपने अपने फील्ड में कहीं ना कहीं पूरी तरह से परेशान हैं। हमारी मांग है तुरंत चुनाव होने चाहिए। राजीव जी ने जो 73वां और 74वां संशोधन करके लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया कि लोकल बॉडीज प्रॉपरली अपना काम करें, आज उनकी वित्तीय हालत इन्होंने बिल्कुल गर्त में पहुंचा दी है। और लोकल बॉडीज की हालत केवल आज से नहीं, जब बीजेपी की कभी अकाली बीजेपी की सरकार रही, टंडन जी जब कभी इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, तभी से हालत खराब इन लोगों ने कर रखी। तभी से संसाधनों का दुरुपयोग हुआ। कभी चुंगी को हटाएंगे, कभी टैक्स को नहीं लगाएंगे, कभी हटाएंगे, कभी जीएसटी में लाएंगे, कभी जीएसटी का गलत इंप्लीमेंटेशन होगा। तो कॉर्पोरेशन की जो ऑटोनॉमी थी उसको भी समाप्त किया इन्होंने। और उसके लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं, आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी। आम आदमी पार्टी पूरे देश में बीजेपी की बी टीम की तरह काम करती है और अकाली दल को अब इन्होंने सी टीम के तौर पर भी इस बाई इलेक्शन में तैयार कर लिया है। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हार और जीत होती रहती है। कुछ गलतियां, कमियां हर पार्टी से, हर सरकार से होती हैं। लेकिन आज पंजाब की जनता सोच रही है कि हमसे गलती हुई कि इन लोगों को हमने झूठ के बहकावे में आकर और यहां पर सत्ता सौंप दी। मैं फिर कहूंगा, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। हमारी जो बातें हैं वो जनता तक पहुंचे, जनता जागरूक हो और इनका जो जिस तरह का कुकृत्य है वो जनता तक पहुंचे। कुछ लोग आएंगे, अब वो कटने बटने की बात करेंगे। कुछ लोग आएंगे, वो पंजाब का बेटा बनने की बात करेंगे। यहां पर आकर ड्रग्स को हटाने की बात करेंगे। दिल्ली में एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री करेंगे, यहां पर ड्रग्स को हटाएंगे। ये बहरूपिये हैं, दोहरे चरित्र के लोग। इनसे लोकतंत्र को खतरा है, लोकशाही को खतरा है, संविधान को खतरा है। पुनः हम जालंधर की जनता के सामने नमन करते हुए आह्वान करेंगे सर झुकाकर कि कांग्रेस पार्टी के जो भी 85 वार्ड के जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको आप वोट दीजिए। हम अपना मैनिफेस्टो भी लाएंगे, इनके खिलाफ चार्जशीट भी लेकर आएंगे चुनाव से पहले। इनकी हर एक एक पोल पट्टी को खोलेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और उसमें सही मुद्दों के लिए हम चाहेंगे कि आपका समर्थन मिले। अब मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विधायक दल दोनों अगर कोई अपनी बात ऐड करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, अन्यथा प्रेस के साथियों के प्रश्न सादर आमंत्रित हैं। आपने तमाम बुराइयां गिनाई आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। दिल्ली में पहली बार समर्थन लेकर आपने सरकार में आई, उसके बाद जो चुनाव गया उसमें आपने उसके साथ गठबंधन किया। तो भाजपा वाले ये कहते हैं कि आप तो में मिले हुए हैं, लोगों को मतलब दिखाने के लिए आप अलग अलग अपने को। दो प्रश्न आपने लिए। सबसे पहली चीज कि हमने मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी को मदद की, हमने सरकार बनवाई। हमने उनको एक्सपोज करने के लिए सरकार बनवाई थी जो 49 दिन सरकार चली। हमारे पास मात्र 8 विधायक थे और इनका जो मूल मुद्दा था वो जन लोकपाल बिल था दिल्ली के अंदर।
जो अन्ना मूवमेंट से जो आरएसएस के पिट्ठू अन्ना हजारे थे, उनको फ्रंट में बैठा के जो इन्होंने देश की जनता के साथ धोखा किया, उसका मूल मुद्दा था जन लोकपाल बिल। हमने इनको 49 दिन का समय दिया। हमने क्या दिया? जनता देश की, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी है, उस जनता ने समय दिया। इनके पास बहुमत नहीं था, ना बीजेपी के पास बहुमत था, और हम तो सबसे कम 8 विधायकों वाली पार्टी थी। हमने इनको एक्सपोज करने के लिए कि आप अगर जन लोकपाल बिल लेकर आते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को ना बिल मिला और 49 दिन की सरकार में ये छोड़कर भाग गए। हमने इनको एक्सपोज करने के लिए, दिल्ली की भलाई के लिए, हमने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनका सहयोग किया, लेकिन दिल्ली के साथ वो एक धोखा साबित हुआ जो इन लोगों ने दिया। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि हमने दिल्ली के अंदर इनके साथ लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया। वो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का नहीं था, वो गठबंधन इंडिया गठबंधन के तहत किया गया गठबंधन था। चाहे वो पंजाब की हमारी लोकल यूनिट हो और चाहे दिल्ली की लोकल यूनिट हो, सबने उसका भरपूर विरोध किया। और हरियाणा में भी हमने नहीं होने दिया, पंजाब में भी चुनाव होंगे, हम नहीं होने देंगे, पंजाब में लोकसभा में भी नहीं होने दिया। दिल्ली में हमारे ऊपर इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों का कहीं ना कहीं सुझाव था, दबाव था, जिसके तहत हमने 3 सीटों पर इनके साथ गठबंधन किया। उम्मीद यही थी कि शायद देश के सरोकार के मुद्दे ये उठाएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में लोकसभा के चुनाव के बाद भी हरियाणा में वही बीजेपी की बी टीम बनने का काम किया। आरोप लगाना किसी का भी अधिकार है। इन्होंने शीला दीक्षित जी के तमाम कामों को झुठलाया। आज दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली की जनता भुगत रही है, गंदे से गंदा पानी पीने को मजबूर है। पर्यावरण की हालत ये है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 700, 800, 900 के पार जाता है। दिल्ली और पंजाब के पैसे से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं ये लोग। 1-1 महीने स्कूल बंद करने पड़ते हैं, और उसी राह पर पंजाब के शहर भी चल पड़े हैं। संभल जाइए इनसे। ये फ्री की बात करते हैं, 2000 रुपए का फायदा देकर 6000 रुपए जेब से निकाल लेते हैं। मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं ये लोग। एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करते हैं। मैं समझता हूं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर सामने आया। सर ਜਿਹੜੇ किसान है, किसाना ने कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, वो प्रेशर में किया। मैंने नहीं कहा प्रेशर में किया। गठबंधन है, गठबंधन धर्म होता है। कई बार जब बड़ा विरोधी होता है तो हमें हाथ भी मिलाना पड़ता है। मुझे तो अटल जी की वो पंक्ति याद आ रही है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ विशिष्ट निर्णय लेने पड़ते हैं, और वो निर्णय कांग्रेस पार्टी का नहीं था, इंडिया गठबंधन का। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 101 ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ CM ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ MSP ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? देखिए, किसानों की समस्या मोदी जी के आने के बाद लगातार बढ़ी। उसका कारण ये रहा कि जो डायरेक्ट सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट डीजल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और तमाम चीज़ों पर देती थी, वो डायरेक्ट सब्सिडी बंद होनी शुरू हो गई। किसान की इनपुट कॉस्ट जो थी, जो उसका लागत मूल्य था, वो लगातार बढ़ता चला गया। हमारे समय में स्वामीनाथन आयोग आया, जिसकी लगभग 225 रिकमेंडेशन थी। 174 रिकमेंडेशन हमने 2014 तक अपनी सरकार में मानी। उसमें MSP की भी बात थी। हमने MSP 10 साल में 113% बढ़ाया। मोदी जी की सरकार ने मात्र 57% बढ़ाया। तो एक तरफ MSP कम बढ़ा, दूसरी तरफ लागत कीमत बढ़ती चली गई, महंगाई बढ़ती चली गई। ट्रैक्टर के टायर से लेकर तमाम चीजों पर, दूध, दही, हर चीज पर, किसान के प्रोडक्ट पर इन्होंने GST लगा दिया, और ये जो किसान की समस्या है ये गंभीर होती चली गई। इसके लिए पूरी तरह से
केंद्र की सरकार जिम्मेदार थी। पहले आप अब विषय आता है एमएसपी का। एमएसपी के लिए कमेटी है, सीएसीपी जिसको कहते हैं, कमीशन है वो, जो एग्रीकल्चर के एमएसपी के रेट्स का निर्धारण करके रिकमेंड करता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को। कई साल तक ना उसमें चेयरमैन रहा ना मेंबर रहे। जब बड़ा आंदोलन शुरू हुआ किसी ने बात नहीं की, 700 किसान शहीद हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में कमेटी बने हुए 3 साल हो गए। उस कमेटी ने एक बार भी बात किसानों से नहीं की। उसमें बीजेपी के तमाम जो लोग 3 कृषि कानून जो काले आए थे उनके समर्थक थे, वो मेंबर हैं। 4 साल हो गए 2021 के बाद केंद्र सरकार की किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अगर कोई बैठक हुई हो, मीटिंग हुई हो नरेंद्र सिंह तोमर के बाद तो मुझे बताइएगा। तो ये समस्या की शुरुआत और इसके पुरोधा तो मोदी साहब हैं, और उसको बढ़ावा देने का काम भगवंत मान की सरकार करती। इस बार जो धान की जो हालत हुई, मंडियों में धान पड़ा रहा, 300 400 रुपए घाटे पर, 10 किलो घाटे पर किसानों को अपनी फसल मंडी में मजबूरी में बेचनी पड़ी। इसका ये बीज है, ये बीज गलत है, इस बीज को नहीं लेंगे, इसमें मॉइस्चर ज्यादा है, इसमें ये है, उसमें वो है। इनकी दोनों की मिलीभगत थी कि एफसीआई के तमाम गोदाम इन्होंने वक्त से खाली नहीं की, और यही कारण है कि दोबारा से किसानों ने सड़कों पर उतरना मुनासिब समझा। उनकी हर जायज मांग के साथ कांग्रेस पार्टी साथ है। सर, लीडर से भी प्रश्न किया था तो उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो भगवंत मान की सरकार है पंजाब की, उसने एमएसपी काटा है और सेंटर ने पूरा दिया है, और कांग्रेस के लीडर्स अगर इतने डेडिकेटेड है इस मुद्दे पे तो वो सीबीआई प्रोब की मांग क्यों नहीं कर रहे, और जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है उसको क्यों नहीं दोषित है? मतलब बीजेपी सीबीआई उनका पिट्ठू बना हुआ है और मांग कांग्रेस करे। नहीं, आपका अपना सवाल पूछिए ना, आप बीजेपी का सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी एक प्लीज सुनिए ना, मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे से शाम तक सवाल पूछिए। मैं केवल ये पूछता हूं, जो सीबीआई उनके अधीन है, जिस सीबीआई ईडी का दुरुपयोग वो पूरी सरकारों को गिराने के लिए करते हैं, वो जांच करा। बीजेपी ने क्या एफआईआर करा दी यहां पर किसी के खिलाफ? क्या हाईकोर्ट के आदेश हो गए? सीबीआई की जांच विपक्ष करवा सकता है क्या? सीबीआई की जांच 3 तरह से होती है। कोई स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करे, पहला। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंड करे। तीसरा, हाई कोर्ट की डायरेक्शन हो। इसके अलावा चौथा, सीबीआई की जांच का कोई बेस ही नहीं। बुद्धिहीन सवाल पूछते हैं। उनसे पूछिएगा कि क्या विपक्ष सीबीआई की जांच करवा सकता है? और जो वो कह रहे हैं कि पंजाब सरकार को भी दोषी माना जाए, उसका प्रोपोर्शन कितना मानते हैं? कुछ हद तक आप मानते हैं कि पंजाब बिल्कुल है, दोनों बराबर के दोषी हैं। दोनों बराबर के दोषी हैं। भगवंत मान जी ने जब धान बो रही थी तब तो ये भी बीज बोलो, वो भी बीज बोलो, मैं खुद आवांगा तुसी तुहाडे दरवाजे तुहाडे खेत, और उसके बाद गायब। किसानों की जो हालत हुई है, और केवल किसानों की नहीं, आड़तियों की भी हालत खराब हुई, शेयर मालिकों की भी हालत, मजदूरों की भी हालत खराब हुई। बारदाना दे नहीं पा रहे आप। बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं। 3 ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाली पार्टी से सवाल पूछते हैं, शर्म नहीं आती इनको? भाखड़ा नांगल बांध बनाने वाले लोगों से सवाल पूछते हैं। 4 साल के भंडार भर के 2014 में इनको सरकार को दिए थे, उनको जनता तक बांटने में दिक्कत है। दोनों पार्टी बराबर की जिम्मेदार है किसानों के लिए। वो आंसू बहाते, ये घड़ियाली आंसू बहाते, बफर कितना ही। सर, कर्ज में डूब रहा है पंजाब हर दिन ब दिन। जब भी सरकार लेती है कर्ज लेती है, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, दुर्भाग्य है कि पंजाब का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। जैसी सरकार बनी थी, 4-5वें दिन स्टेटमेंट आ गई थी, हमें 50 करोड़ रुपया दे दो, हमारे पास सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं। याद होगा आप लोगों को, सबसे पहली डिमांड ये थी। अब कहां गया उनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट? कहां गया उनका फिस्कल मैनेजमेंट? कहां गई वो केजरीवाल की कमिश्नर वाली चिट्ठी?
क्योंकि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे केंद्र की सरकार हो, देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़ा दिया मोदी जी ने, और यहां के ऊपर लगातार कर्जा चढ़ रहा है। 2014 में एक किसान के ऊपर 47,000 कर्जा था, आज 83,000 कर्जा है। बात करते हैं किसानों की। पूरे पंजाब के ऊपर कर्जा बढ़ाया, पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। सर, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ क्यों नहीं कर रही? देखिए, उसके कई कारण रहे। हमारा कई जगह वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, जैसे गिदड़बा है 49-50,000 वोट मिला। अकाली जो बीजेपी की सी टीम बनकर तैयार हो गई है, उसके वोटर्स का क्या प्रावधान रहा, प्रशासन का, पुलिस का, एसएचओ का, एसडीएम का क्या रोल रहा, डेरा बाबा नानक में किस तरह से गैंगस्टर्स के कहां कहां फोन आए, तमाम चीजें अखबारों में आप ही लोगों ने छापी। किस तरह से प्रशासन जाकर बैठ गया वहां पर कई कई दिन तक, पर्चों की धमकियां दी गई, ये सबने देखा है। बाई इलेक्शन था, कुछ कमियां हमारी भी रही होंगी, उस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं और हम उन गलतियों को भी सुधारेंगे और जनता के दरबार में फिर जाएंगे। सर, मल्लिकार्जुन ਖੜਗੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ सवाल उठ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एकजुट है, ना हमारे ऊपर किसी पदाधिकारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे नीचे कोई पदाधिकारी हो। हमारी कोई घर की बात होगी, हमारी कोई चुनाव में कमियां रही होंगी, उसको हम घर में बैठ के डिस्कस करेंगे, लेकिन ना अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर कोई खतरा है, ना किसी और की कुर्सी के ऊपर कोई खतरा है। चुनाव है, हार और जीत होती है, हम दोबारा सर झुकाकर जनता के दरबार में जाएंगे। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ लड़नगे? देखिए, संविधान में जो भी प्रावधान है वो सारे प्रावधान सबके लिए खुले हैं, लेकिन इसके ऊपर फैसला हाईकमान करता है और उसका समय अभी नहीं आया है। जब समय आएगा तो हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ परफॉर्म कर दिया करेंगे। नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं है। संविधान में जो भी प्रावधान है वो सब खुले रहते हैं, लेकिन इसका फैसला हाईकमान लेता है। सर, एमसी के प्रोजेक्ट्स का एक का जिक्र किया, तो जो आम आदमी पार्टी है या ऑपोजिशन पार्टी पंजाब में है, आम आदमी पार्टी 2 साल से सरकार चला रही है, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है इस बात पर कांग्रेस पे भी प्रश्न चिन्ह बार बार खड़ा किया जाता है कि उनके टेन्योर में पिछला मेयर कांग्रेस का ही था, तो क्या ये प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं इतनी गति से आगे बढ़े? और जो करप्शन स्कैंडल है उसके लिए बीजेपी बार बार कांग्रेस को भी ब्लेम करती रही है और आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल किया। देखिए, दुर्भाग्य है, नोटबंदी जैसा बड़ा भ्रष्टाचार करने वाले लोग, पीएम केयर्स फंड का हिसाब देने वाले लोग भी, ईडी सीबीआई के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से देश की सरकार एक्सटॉर्शन चलाती हो, वो लोग कांग्रेस से सवाल करते हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, पकौड़े तल रहे हो वहां पर, कितने कांग्रेसियों को जेल में डाला। मैं आपको वादा करता हूं कि जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार आएगी, ये जितने भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग हैं या तो देश छोड़ जाएंगे, नहीं तो तिहाड़ के कोठरी नंबर 13 में मिलेंगे। ये लोग सवाल हमसे पूछते हैं, 10 साल से किसने रोका है इनको? आए दिन सीबीआई और ईडी के कामों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इनको लताड़ लगा रहा है, इनको शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग 96% विपक्षी दलों के खिलाफ करते हैं। बीजेपी के सवालों से थोड़ी दूरी बनाइए, क्योंकि उनके सवाल बुद्धिहीन और तर्कहीन होते हैं। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ 2 दिन पहला एक उत्थे बोलदे गल कीती सी कि साढ़े 12 ज्योतिर्लिंग है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ज्योतिर्लिंग है ਉਹ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕਿ क्यों ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, क्यों देना? बेहतर तो ये रहता कि आप पंजाब से संबंधित सवाल पूछते। सर, ये भी लोगों के ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, मैसेज तो दूर तक ਜਾਂਦਾ ना सर। चिंता नहीं करो। मैंने एक तो पहली बात उनका बयान नहीं सुना, मैंने आपके माध्यम से सुना है। उनका
किसी रूप में, जैसा मुझे प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं कटाक्ष के रूप में रहा होगा कि किस तरह से वो धर्म का उपयोग बीजेपी करती है, कटाक्ष के रूप में रहा होगा। उन्होंने कहा मैं जरूर उनका बयान सुन के उस पर जरूर चर्चा करूंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग मैं हूँ, मैंने बयान पूरा नहीं सुना है उनका, मैं जरूर सुन के आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एमपी इलेक्शन में कांग्रेस के लिए मेन मुद्दे क्या है? हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा और चार्जशीट भी आएगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको लॉन्च करेंगे। लोक जी एक मैं दो सवाल है मेरे। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਪਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ, ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਕਾਨ ਰੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? बेरी साहब इस बार जीतेंगे, कॉर्पोरेशन हमारी आएगी और इन सारे मसलों का हल होगा। नहीं, ये तो पहला भी रहे हैं एमएलए। मैं कहता हूँ तो हो नहीं सके। मैं फिर कहता हूँ जी, अगर हमसे कोई कमी रही होगी उसको भी सुधारेंगे। बेरी साहब जी से कोई काम छूटे होंगे तो उनको भी सुधारेंगे। जनता ने वोट जिनको दिया, आज तो 3 साल होने, फरवरी में 3 साल हो जाएंगे, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। नहीं लोग जी इतने तो पानी लाख लाख पानी लोगों के मकान रोड में। मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि विपक्ष में बैठने के बाद भी आप सवाल कांग्रेस से पूछते हैं। उम्मीद आपकी कांग्रेस से ही है, कांग्रेस आपकी उम्मीद जरूर पूरा करेगी।